तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी BSEB का एग्ज़ाम जो 2023 में मैट्रिक का हो चुका है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और वो एक्सप्लेन करेंगे हम लोग 2 मार्क्स 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसका, जो कि 30 क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का हमारे पास 30 क्वेश्चन आता है। 30 में हमको बनाना होता है, 30 में बस 15 बनाना होता है। तो आज हम लोग 15 पे चर्चा करेंगे। 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है। सबसे पहला होता है D इक्वल्स टू 0, D इज लेस देन 0 और D इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मूल बराबर हो, और मूल बराबर करने के लिए हमें D का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर करना पड़ेगा, है ना। 0 के बराबर करेंगे तो D का वैल्यू 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, D का फॉर्मूला हम लोगों को यहां पर लगाना पड़ेगा। D इक्वल्स टू होता है B² माइनस 4AC, है ना। D इक्वल्स टू होता है D बराबर B² माइनस 4AC, और इसको हमको करना पड़ेगा 0। सबसे पहला कंडीशन है ये, और ये कंडीशन है यहां से हमको क्वेश्चन में मिल रहा है कि मूल बराबर हो। मूल बराबर के लिए D इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और D का फॉर्मूला हम जानते हैं कि B² माइनस 4AC, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर A क्या है ना। तो B क्या है, A क्या है, C क्या है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो A इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2, B इक्वल्स टू हो जाएगा k, और C इक्वल्स टू हो जाएगा 3। A है 2, B है k और C है 3। तो B के जगह पर k का स्क्वायर लिखेंगे, k यानी k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, A के जगह पर 2 और C के जगह पर 3 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 दिया 24 बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 24 इस तरफ है, उसको RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 24। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 24, और अंडर 24, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। और हम लोग अंडर रूट 24 निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 का फैक्टर कर देंगे। 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। इससे बाहर कौन निकल जाएगा, तो 2 मिलकर बाहर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। ये हमारा k का मान निकल गया, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि k के किन मानों के लिए समीकरण इतना का हल क्या होगा, मूल बराबर होगा। तो k का क्या होना चाहिए 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के विवेचक और मूलों की प्रकृति बताएं। यहाँ पर बोल रहा है क्या, विवेचक बताना है। विवेचक क्या होता है और मूलों की प्रकृति के बारे में भी चर्चा हुआ है, तो मूलों की प्रकृति के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले विवेचक निकालते हैं और पता करते हैं विवेचक क्या होगा। इसका विवेचक निकालने का मतलब है कि इसका D निकालना है ना। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा 2, B इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4 और C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, है ना। A 2 हो गया, B माइनस 4, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर निकालना है हमको विवेचक। विवेचक या इसको कभी कभी विवेचकर भी बोल सकते हैं, है ना। विवेचक निकालेंगे तो विवेचक का फॉर्मूला, विवेचक यानी D निकालना है, तो D इक्वल्स टू होता है B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC, है ना। तो B के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, A के जगह पर 2 और C के जगह पर 3, यानी माइनस 4 B के जगह पर माइनस 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4, A की जगह 2 और C 3 है तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 है ना, माइनस 4 दूना 8 दिया 24, ये माइनस में आ जाएगा, यानी 16 में 24 नहीं घटेगा, 24 में 16 को घटाएंगे क्या हो जाएगा -8, -8 हो गया। ये डी का मान माइनस में आ गया, तो माइनस में डी का मान आने पर क्या होता है, डी का वैल्यू 0 आने पर क्या होगा और डी का वैल्यू प्लस में आने पर क्या होगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं मूलों की प्रकृति, यहीं से हमको पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, डी को डी का निकालने का 3 कंडीशन को पहले लिखेंगे, डी इक्वल्स टू 0, एक होगा डी इज लेस देन 0 और एक होगा डी इज ग्रेटर देन 0। डी इक्वल्स टू 0 में मूल समान और वास्तविक होगा, है ना। यानी अगर डी का वैल्यू यहां पर 0 आ जाता तो हम बोलते हैं क्या कि मूल जो है समान और वास्तविक होता। उसी तरह से अगर डी का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, यानी 0 से भी छोटा आ जाए, 0 से छोटा, जैसा कि ये क्वेश्चन में डी का वैल्यू माइनस में आ गया, मतलब वो 0 से भी छोटा है, और 0 से छोटा अगर आ जाए तो इसके लिए कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, मतलब हुआ कि डी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, माइनस में है, यानी 0 से छोटा है, तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई भी हल नहीं निकल सकता है, मतलब x का वैल्यू नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या कंडीशन था, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, 1 2 3 इस तरह से कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, मूल असमान तथा वास्तविक होगा। मतलब d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो मूल क्या होगा, असमान और वास्तविक होगा। दो हल निकलेगा, जैसा कि स्क्वायर है इसका, 2 अल्फा और बीटा निकलेगा, 2 हल निकलेगा, और वो दोनों वैल्यू जो होगा क्या होगा, असमान होगा, बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था मूलों की प्रकृति। 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद को निकालें, है ना। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि श्रेणी का 8वां पद, है ना, 8वां पद क्या होता है, A8 -23 है, तथा 12वां पद कितना है, -39 है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद और द्वितीय पद हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले गिवेन क्या क्या है लिख लेते हैं, है ना। गिवेन है हमारे पास 8वां पद, यानी 8वां पद को हम लोग A8 बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है -23, है ना। और क्या दिया हुआ है, 12वां पद यानी A12 दिया हुआ है -39, ठीक है। और निकालने क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है A1 क्या होगा और द्वितीय पद यानी A2 क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले A8 को लेते हैं। A8 दिया हुआ है, A8 इक्वल्स टू -23, तो क्या A8 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, A8 इक्वल्स टू हो जाएगा A + 7D, है ना। AP का ये फॉर्मूला है, A8 इक्वल्स टू A + 7D, क्योंकि AN अगर होता तो AN इक्वल्स टू होता है, क्योंकि AN होता है A + n-1 इंटू डी। n यहाँ पर 8 है, तो 8 में 1 घट जाएगा 7, यानी A8 हो जाएगा A + 7D, जो कि -23 है ना। यहाँ से हम लोग इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। फिर पुनः क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है -39। A12 को क्या लिख सकते हैं, A + 11D, है ना, A + 11D। इसी से A12 की जगह A प्लस यहाँ 12 देंगे, 12 देंगे, -1 हो जाएगा, है ना, 12 में 1 11 हो जाएगा, यानी A + 11D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -39। इसको बोल सकते हैं समीकरण 2 समीकरण निकल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर हम लोगों को क्या करना है, समीकरण को सॉल्व कर देना है। समीकरण सॉल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे,
माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू -23 और a प्लस 11d इक्वल्स टू -39। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। घटाएंगे क्यों, क्योंकि इन ये जो देख रहे हैं जिसको हम बराबर किए दोनों का चिन्ह समान है। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, ए कट जाएगा, -7d प्लस में है और 11d क्या है, माइनस में है, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 4d है ना, -4d, क्योंकि 11 बड़ा है तो -4d हो गया। और फिर यहां पर भी घटेगा, लेकिन जब ये घटेगा तो 39 प्लस में है अभी और माइनस में 23 है, घटेगा तो 9 में 3 घटेगा 6 और 1 और ये होगा प्लस में, मतलब -4 इक्वल्स टू 16 4d, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 बटे -4। कटाएंगे 4 चौक 16 तो d का मान कितना निकल गया हमारा, d का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, इसलिए यहां लिख सकते हैं d इक्वल्स टू हो गया -4। अब क्या करना है, d निकल गया चल रहा है ना, हाँ। तो फिर d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहां पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो d का समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 7d इक्वल्स टू -23, ये था समीकरण 1। यहां पर क्या करेंगे, d का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7, d के जगह पर लिखेंगे कितना -4 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, है ना, -23 हो जाएगा। a प्लस 7 d के जगह -4 और a की जगह पर क्या हो जाए, मतलब इधर क्या होगा RHS में -23। a प्लस माइनस 7 गुना 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा इक्वल्स टू -23 और यहां से a इक्वल्स टू कितना हो गया -23 -23 और ये प्लस में 28 है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो RHS में प्लस हो जाएगा 28, है ना। इस तरह से देखेंगे तो कितना निकल गया हमारा a का मान, a इक्वल्स टू हो गया 5। a और a1 एक ही चीज होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा a1 निकल चुका है 5 और a2 निकालने बोल रहा है। a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस d, है ना, a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस d, तो ये हमारा हो जाएगा a हमारा 5 है प्लस d कितना है, तो d -4 निकला हुआ था, d हो गया -4, 5 प्लस -4 इक्वल्स टू 1, यानी a2 भी हमारा निकल चुका है 1। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, एक खंभा है, सीधा खंभा है जमीन पर जिसका की ऊंचाई कितना है 12 मीटर। क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो भूमि का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कि खंभा की लंबाई कितना दे दिया है 12 मीटर और उसका जो छाया बन रहा है भूमि के ऊपर वो कितना है 4√3 मीटर, है ना। छाया इस तरह से हो जाएगा 4√3 मीटर, इसका छाया इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो छाया का भी लंबाई दिया हुआ है 4√3 मीटर और इसका खंभा का लंबाई, मान लो खंभा का लंबाई है ABC, है ना। खंभा की लंबाई दे दिया 12 मीटर और छाया का लंबाई कितना है 4√3 मीटर। तो बोल रहा है क्या, उन्नयन कोण का मान क्या होगा। उन्नयन कोण, ये जो नीचे भूमि के साथ जो कोण बन रहा है छाया का, उसका कोण का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि छाया का जो ये कोण का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा θ°, है ना। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया क्या है AB, सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। दिया क्या हुआ AB कितना है 12 मीटर जो कि खंभा की लंबाई है, और फिर छाया की लंबाई BC है जो दिया हुआ है 4√3 मीटर, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, फाइंड आउट करना है थीटा का
मान, थीटा का मान डिग्री में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा के जो सामने वाला कोण होता है, सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं P, और थीटा के नीचे वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं B। ये हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन है। जो सामने वाला होता है उसको P बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको B बोलते हैं, है ना। तो P और B का जो रिलेशन होता है त्रिकोणमिति में वो tan थीटा में आता है। एक्चुअली tan थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा में आता है। अभी हम लोग P का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 12 मीटर, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4√3 मीटर, है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया कितना, 12/4√3। 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3/√3, है ना। इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर और √3 से अंश और हर में गुना कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3, 3√3। अब √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। ये 3 और ये 3 कट गया, मतलब tan थीटा का मान जो है हमारा निकल गया कितना, √3। और थीटा का मान अगर देखा जाए तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, है ना। तो थीटा का मान हमारा निकल गया कितना, 60 डिग्री, है ना। 8 नंबर बोल रहा है कि एक घड़ी की सुई की लंबाई, एक घड़ी की सुई की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है गोल सा, उसकी सुई का जो घंटा का लंबाई है ये हमारा 12 है, ये 6 है ना, इधर 3 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सुई की लंबाई है एक। अभी मान लेते हैं कि अगर घड़ी में पूरा 12 बज रहा होगा, घंटे का सुई का लंबाई है ना, पूरा अगर 12 बज रहा होगा तो घंटे की सुई का लंबाई यहाँ पर है, मान लेते हैं ये पूरा इसका लंबाई इस तरह से है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 4 घंटे में सुई द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, या 4 घंटे में सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना क्षेत्रफल ये ले लेगा। तो 4 घंटा में सबसे पहला घंटा ये है 1 घंटा, उसके बाद 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। 4 घंटे के बाद ये जो घंटा का सुई है ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा, बिल्कुल 4 पे, है ना, 4 पे आ जाएगा। ये 4 पर आएगा तो इस 4 पे आने पर कितना, इसका थीटा का सबसे पहले हम लोगों को, जब तक थीटा का मान नहीं निकलेगा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये कितना क्षेत्रफल ले सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले थीटा का वैल्यू लेना पड़ेगा, और आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका सुई की लंबाई मतलब इसका त्रिज्या दिया हुआ है हमारा कितना, आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो दिया क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, गिवेन क्या है हमारा, गिवेन है एल, या बोल सकते हैं क्या, इस पर्टिकुलर वृत्त के लिए ये आर दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और थीटा हमको निकालना है पहले। तो थीटा का मान निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है वो टोटल एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, और ये 12 खंडों में विभाजित है। तो हम लोग पहले एक खंड के लिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि 12 खंड में 360 डिग्री कोण होता है, तो 360, तो एक खंड में कितना हो जाएगा, एक खंड में हो जाएगा हमारा 360/12, है ना, 360/12। कटाएंगे इसको, 330 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि 5 मिनट, 1 घंटा में, एक खंड यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा होगा, तो 1 घंटा में कुल एंगल क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 30 डिग्री। तो हम लोगों को लेकिन लेना कितना है, 4 घंटे में कितना सुई द्वारा क्षेत्रफल
कवर करेगा। ये जो क्षेत्रफल 4 घंटे में इसको निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 4 घंटा में कुल कोण कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 30, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा निकल चुका है कितना, 120 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का वैल्यू 120 निकल चुका है, 120/360 हो जाएगा, गुना पाई का मान यहाँ पर कितना लेना है, तो पाई हम ले लेते हैं 22/7 और आर का वैल्यू कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। इसको कटाएंगे, 0 0 और 12 तिया 36, 1/3 इंटू 22/7 पाई स्क्वायर होगा इंटू 1, है ना। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अतः बोल सकते हैं कि 4 घंटे में कुल कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। ये क्षेत्रफल हमारा निकल गया 4 घंटे में कितना, 22/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर अब रहने देते।